नमस्कार। मेरा नाम चंद्र का सतीजा है। मेरे चंद्र और आपके नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। और मुझे प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स लिखिए और औरों को भी फॉरवर्ड कीजिए। हम पिछली बार हमने जो राजीव गांधी की असैसिनेशन का जिक्र किया था बहुत डिटेल में। और चंद्रशेखर गवर्नमेंट ने और फिर बाद में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने भी एक कमीशन की स्थापना की थी, जो तो चंद्रशेखर ने अपॉइंट किया था, वर्मा कमीशन, जस्टिस वर्मा कमीशन, और दूसरा था जैन कमीशन। दोनों ने कोई कंक्लूसिव एविडेंस, मतलब है कि किसी जो थ्योरीज है कॉन्स्पिरेसी की, किसी एक को प्रूव नहीं किया, और किसी को बहुत सारी थ्योरीज थी उसकी कॉन्स्पिरेसी की। और जैसे कि पिछली बार हुआ था 1984 के इलेक्शन में, वो जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी तो उसके 1.5-2 महीने बाद इलेक्शन हुए थे। तो उसमें राजीव गांधी या कांग्रेस को बहुत ही ज़्यादा 410 सीटें मिली थी, जबकि इंदिरा गांधी अगर खुद जिंदा होती तो शायद 200 भी ना मिल पाती, कि उनका काफ़ी वो था। तो इसी प्रकार क्या ये भी कॉन्स्पिरेसी थी कांग्रेस को बहुत जिताने के लिए, या और कुछ था? वो मैंने काफ़ी डिटेल में पिछले में डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर करुणानिधि जो डीएमके के लीडर था, सस्पिशन ऑफ नीडल बहुत लीडर्स पे थी। इवन जो चंद्रा स्वामी तांत्रिक था, इवन अर्जुन सिंह, जिसका नाम पहले बहुत ज़्यादा नहीं लिया गया क्योंकि वो बहुत ही एम्बिशियस लीडर थे और बहुत ही धूर्त और चालाक थे, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर के रोल के लिए तैयारी कर रहे थे। ये बात अलग है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए और पीवी नरसिम्हा राव को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। तो जब कभी किसी ऐसे लीडर की, जैसे इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, तो लोग इमोशंस में सिंपथी वेव या ऐसा वातावरण बन जाता है कि क्या, मतलब कि बह जाते हैं भावनाओं में, और जो जिस लीडर की मृत्यु हो गई है उसके लिए वोट देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। फिर भी काफ़ी कांग्रेस को 244 सीट्स मिल गई थी, और उनके अलाई जैसे अन्ना डीएम इंडिया अन्ना डीएम के, उनको भी कुछ 12 सीटें मिली, और बाकी डिफरेंट पार्टियों की थी। और बीजेपी को 121 सीटें मिली, और वो मेन अपोजिशन लीडर एल के अडवाणी की अध्यक्षता में मेन अपोजिशन लीडर बन गए। अब इसमें जो है जो जैन कमीशन है उसकी रिपोर्ट तो बहुत सालों बाद 98 में आई थी, जब वाजपेयी गवर्नमेंट पावर में थी, और उनको रिपोर्ट दी गई थी। उन्होंने एक मल्टी डिसिप्लिन मॉनिटर कमेटी को वो सौंप दी गई थी। और चंद्रा स्वामी को, क्योंकि वो नीडल ऑफ सस्पिशन तो बहुत लोगों पे थी, लेकिन मेन उसमें चंद्रा स्वामी भी था, तो उनको उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। उनकी फॉरेन कंट्रीज में भी जो हेड ऑफ स्टेट्स उनके साथ संबंध थे। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं कि अब 21 जून 91 में नरसिम्हा राव नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। पहले उन कोई लीस्ट कंट्रोवर्शियल थे, और उनका कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था जो कि नेगेटिव। जैसे राजीव गांधी का बोफोर्स का कुछ स्कैम जो था, बोफोर्स का, उसके कारण उनके काफ़ी अगेंस्ट भी पब्लिक भी और वैसे भी था। लेकिन नरसिम्हा राव एक पंडित ब्राह्मण आदमी थे और विद्वान थे काफ़ी, तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। और मतलब कि बेशक फुल मेजॉरिटी तो नहीं थी, 244 अन्ना डीएमके प्लस छोटे मोटे और पार्टियां, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये बना के गवर्नमेंट उन्होंने बना ली। वो कुछ पार्टियां बाहर से सपोर्ट भी कर रही थी उनको।
अब जब राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह गवर्नमेंट आई या चंद्रशेखर गवर्नमेंट आई, और आपको मैंने जिक्र किया था कि चंद्रशेखर गवर्नमेंट के सामने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। उनको फॉरेन एक्सचेंज 2 हफ्ते का भी नहीं था, उनको सोना गिरवी रख के उनको वो किया गया था, फॉरेन एक्सचेंज खरीदा गया था। अब इस बार सुब्रमण्यम स्वामी एक जैसे किंग मेकर की भूमिका में होते हैं, उन्होंने उनको नरसिम्हा राव को सजेस्ट किया कि आप मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाइए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके थे और काफ़ी माने हुए सुलझे हुए इकोनॉमिस्ट थे। तो भाई, तो नरसिम्हा राव ने उनको मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। अब देश में उससे पहले राजीव गांधी तक या इवन वीपी सिंह या चंद्रशेखर तक एक लाइसेंस राज था, एक सोशलिस्ट सोसाइटी थी, जो इंदिरा गांधी ने अपने एम्बलम में भी, प्रियम्बल में भी 1976 में ऐड किया था, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। तो उस वजह से देश बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो भी कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ पाती थी, हर चीज़ के लिए खूब करप्शन और ये था। तो मनमोहन सिंह जी एक फ्री इकानमी के, मार्केट इकानमी के आदमी थे, लिबरलाइजेशन और खूब उन्होंने किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में खूब आई, और हमारी जीडीपी जो कि बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस था, वो उससे हम उभर के आए और हमारा जीडीपी भी काफ़ी बढ़िया, मतलब कि बेस्ट रिकॉर्ड माना जाता है ये पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट का, बहुत बढ़िया उन्होंने किया। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी खूब आने लगी और पटरी पे आ गए हम, और देश आगे तरक्की करने लगा। लेकिन बीच में हमेशा की तरह कुछ बॉटल नेक्स थे और कुछ ऐसे जो उनको पीछे खींच रहे थे, जिसमें से अर्जुन सिंह भी थे, जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, तो वो कोई ना कोई अड़ंगा लगाते रहते थे। और सबको पता नहीं याद है कि नहीं, हम पीछे मैंने जिक्र किया था जब 84 में भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, बहुत गैस लीक हुई थी यूनियन कार्बाइड के प्लांट से। तो मतलब है कि यही उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे, और जो एंडरसन था यूनियन कार्बाइड का, उसको भगा के ले गए थे। वो ऑफ कोर्स राजीव गांधी की मर्जी से उनको अमेरिका भेज दिया गया था। खैर, वो अड़ंगे लगा रहे थे, और सोनिया गांधी भी अपना पाउंड ऑफ फ्लैश चाहती थी कि मुझे भी पावर में हिस्सा मिले। वो नरसिम्हा राव ने 100 करोड़ रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए डोनेट किया। ऑफ कोर्स 20-20 करोड़ हर साल दिया। तो बट शी वॉज नॉट हैप्पी, सोनिया गांधी नरसिम्हा राव से खुश बिल्कुल नहीं थी, और जो भी हेल्प हो सकती थी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट उनकी करते रहते थे। इवन मैं जिक्र करूंगा कि राहुल गांधी, जो कि सोनिया गांधी के पुत्र और बेटिया प्रियंका गांधी, तो वो चाहती थी सोनिया गांधी इनको, मतलब कि वो दी जाए, एक से ट्रेनिंग दी जाए पॉलिटिकल लीडरशिप की, ताकि ये फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर बन सके। तो नरसिम्हा राव का ग्रैंडसन वगैरह वो भी थे, वो तो ऑलमोस्ट सेम एज के थे, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की इनको दोनों को ट्रेन करने की। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई, मैं ये पॉलिटिकल उसके लिए तैयार नहीं है, वो मैच्योरिटी इनमें नहीं है, तो हाथ खड़े कर दिए। एक बात मैं इसमें जिक्र करना चाहूँगा, जब राहुल गांधी अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, तो यही 91 की बात है, तो वो वहाँ से माँ को लिखते थे कि भाई, उनको, मेरे पापा को प्राप्त सिक्योरिटी नहीं है, तो कहीं ये ना हो कि मुझे उनकी फ्यूनरल पे आना पड़े। तो असल में बस ये हुआ भी यही कि
जब उनकी राजीव गांधी की हत्या हो गई तो उनको आना पड़ा था। क्या अब सिर्फ एक ही बात में चोटी की आज तक राहुल गांधी की जो ठीक लगी। अब हम आगे चलते हैं, मतलब कि मैं इसमें फिर थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा, आगे जाना चाहूंगा कि सोनिया गांधी कभी भी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट से खुश नहीं रही। और जब 2004 दिसंबर में उनकी डेथ हुई थी नरसिम्हा राव की, तो उस टाइम मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि इनके शिष्य ही थे नरसिम्हा राव के। और वो 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का हेड ऑफिस है, नरसिम्हा राव की बॉडी को वहां भी नहीं लाने दिया गया कि वो, मतलब है कि नहीं, पता नहीं जैसे अछूत हो गए थे वो इनके लिए, सोनिया गांधी के लिए उनकी बॉडी को नहीं लाने दिया गया। जब सारे प्राइम मिनिस्टर जो पहले जिनकी डेथ हुई थी, पूरी गांधी फैमिली के, जज इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, और इवन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, संजय गांधी, सबकी जो राजघाट के आसपास समाधियां थी, लेकिन इनके लिए मना कर दिया गया कि हम इनको यहाँ नहीं उनके फ्यूनरल कर सकते। इवन जो चंद उस टाइम पे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी जोर लगाया और नरसिम्हा राव की फैमिली ने भी काफ़ी प्रेशर डाला, लेकिन सोनिया गांधी टस से मस नहीं हुई और फिर उनकी अंत्येष्टि अल्टीमेटली आंध्रा में ही जाके हुई। अब हम आगे जिक्र करते हैं कि जो ये गवर्नमेंट थी इनकी, मनमोहन सिंह की, वैसे तो अच्छा चल रही थी, लेकिन जो आपको पहले भी जिक्र किया था कि राम अयोध्या का बाबरी मस्जिद का वो काफ़ी, मतलब है कि मूवमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा था। पहले भी उस पर गोलियां भी चलाई गई थी जब अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, और लखनऊ में मुलायम सिंह ने और बिहार में लालू ने उनका रथ रोक लिया था। लेकिन अब कोर्ट वगैरह तो कोई डिसीजन ले नहीं रहे थे, कुछ नहीं ले रहे थे। तो राम भक्त या कार सेवक जो हैं लाखों की संख्या में 6 दिसंबर को 92 में इकट्ठे हुए बाबरी मस्जिद के आसपास। और पुलिस का इतना अरेंजमेंट नहीं था जितनी कि हमारे कार सेवक थे, विश्व हिंदू परिषद के भी, शिवसेना के, बीजेपी के लीडर, ये जो थे अडवाणी साहब, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती वगैरह, बहुत सारे लीडर वहाँ पर थे। तो जब उनको रोका गया तो कुछ लाठीचार्ज भी हुआ, कुछ शिव सैनिक और दूसरे लोग उस पर ऊपर चढ़ गए गुंबद पे और उसको तोड़ना शुरू कर दिया, डैमेज करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी वो डेमोलिश किया उसको, बाबरी मस्जिद को। तो इससे पूरे देश में, खासकर मुसलमानों में तो बहुत रोष हो गया। हिंदू या राम भक्त तो बहुत उत्साहित थे, खुश थे, लेकिन इससे बहुत रोष हो गया। तो उस टाइम यूपी में कल्याण सिंह की गवर्नमेंट थी, वो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया और उनकी जगह पर गवर्नर रूल कर दिया गया कुछ टाइम के लिए। और तो क्या हुआ कि उसकी वजह से पूरे देश में दंगे कई जगह पर फैल गए। मुसलमानों ने बम्बई में भी दिसंबर 92 और जनवरी 93 में काफ़ी दंगे हुए, जिसमें 900 के करीब लोग मारे गए और काफ़ी जख्मी भी हुए। उस टाइम पे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे शरद पवार। शरद पवार भी बहुत ही एक काई आदमी थे। 12 मार्च 93 को बम्बई में 12 ब्लास्ट होते हैं, और वो डिफरेंट, मतलब जितनी हमारे जैसे एयर इंडिया की बिल्डिंग थी, बैंक्स थे, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग थे, 5 स्टार होटल थे, सी रॉक होटल, कमर्शियल, बिल्कुल कमर्शियल प्लेसेस पे ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो,
तो वो डैमेज हुए। लेकिन बाद में एक ब्लास्ट और हुआ, 13वें ब्लास्ट हुए। तो शरद पवार ने बाद में एक स्टेटमेंट टीवी इंटरव्यू में कहा, 12 नहीं 13 ब्लास्ट हुए। एक 12 ब्लास्ट तो हिंदू डोमिनेटेड एरिया में हुए थे, और 13वां ब्लास्ट जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में हुआ, जो कि खुद करवाया गया था भाई जिस शरद पवार, ताकि लोग समझे नहीं 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 ये हिंदू मुस्लिम के नहीं हैं दंगे। और वो जो डिफ्लेक्ट करना चाहते थे, शुरू में तो उन्होंने यहां तक कहा था कि जिन ये एलटीटी करवा रही है। खैर वो शीघ्र पता चल गया कि ये डी कंपनी, जो दाऊद इब्राहिम की कंपनी थी, जो कि रातों रात वो करके वो भाग गए थे। इसमें याकूब मेमन, टाइगर मेमन और राजन वगैरह कई बहुत सारे लोग थे। तो ये मतलब कि रातों रात ब्लास्ट करके वहां से भागे। इसमें 257 लोगों की डेथ हो गई, वो 1400 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, बुरी तरह से सीरियसली इंजर्ड हुए। तो ये चलता रहा। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने लिब्रहान एक कमीशन सेटअप किया, जो उसको कहा था 3 महीने में रिपोर्ट देना, इसकी भी जो बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई। लेकिन वो जाके 2009 में मनमोहन सिंह सरकार के टाइम पे उसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी। तो मतलब है कि ये दंगे फसाद वगैरह काफ़ी हुए। और हमारे जो कांग्रेस के जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, हम सब जानते हैं, एक्सेप्ट लाल बहादुर शास्त्री, बाकी सभी करप्शन में लीन रहे हैं। तो नरसिम्हा राव भी एक्सेप्शन नहीं थे। और उस टाइम पे हर्षद मेहता, जो एक स्टॉक ब्रोकर था और मार्केट मैनिपुलेटर था, और उसने एक किंग बन गया था, फ्रॉडस्टर तो था ही वो, और किंग बन गया था स्टॉक एक्सचेंज का। तो उसने काफी करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए थे, मतलब कि जो भी मैनिपुलेट करता था। तो उसने कुछ मतलब कि ये कहा गया कि 20 करोड़ रुपए उनको, नरसिम्हा राव को, उनके ऑफिशियल रेजिडेंस में भेजे गए थे एक सूटकेस में भर के। लेकिन वो बाद में ये कहता रहा हर्षद मेहता कि नहीं नहीं 1 करोड़ दिया था। खैर जो भी र्यूमर थी, लेकिन रिश्वत तो रिश्वत ही थी। तो मतलब कि दाग इन पे भी लग गया, नरसिम्हा राव पे। और वैसे भी नरसिम्हा राव अपने आंध्र प्रदेश में गैस के कनेक्शन, मतलब जो गैस एजेंसीज थी, पेट्रोल पंप थे, ये वो अपने रिश्तेदारों में वो भी काफी वो बांटे गए। अच्छा क्या हुआ कि मैंने आप पिछले एपिसोड में जिक्र किया था कि 91 का नरसिम्हा गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना दिया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके अंतर्गत एक राम मंदिर को छोड़कर बाकी जितने भी पुरानी मंदिर या मस्जिदें बन गई हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा। मैंने कहा था जैसे मथुरा जो कृष्ण का जन्म स्थान है, काशी विश्वनाथ है, और महाकाल का मंदिर, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी, खिलजी वगैरह, फिरोज शाह, औरंगजेब ने हमारे मंदिरों को तोड़कर जो उस पर मस्जिदें बनाई थी। तो नरसिम्हा राव ने 91 एक्ट के अंदर कि भाई आप कुछ उनको नहीं छेड़ सकते, एज इट इज रहा है। आजकल भी वो ही चल रहा है, काशी विश्वनाथ का ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद का जो चल रहा है, वो भी इसी एक्ट के ऊपर केसेस चल रहे हैं। साथ में 92 में नरसिम्हा राव ने एक माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक बना दिया। उसके अंतर्गत जितने मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी वगैरह, उनको उसमें लगा दिया।
और नॉर्मली ये एक तरफ आप सेकुलर कहते हैं और सब बराबर कहते हैं, फिर आप माइनॉरिटी वगैरह मेजॉरिटी क्यों करते रहते हैं? तो इसके हेड तो मुस्लिम ही रहे तकरीबन कितने सालों से। 92 में ये एक्ट बन गया था और मतलब कि आपस में हिंदुओं को डिवाइड किया। बाद में इवन जैन को भी ऐड कर लिया गया था, बहुत काफी बात की बात है। तो ये मतलब है कि कांग्रेस के जो हाल मार्क है कि मुसलमानों को अपीज करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे कानून बना देते हैं ताकि हिंदुओं को डिवाइड करो, मुसलमानों को जितने ज़्यादा पैम्पर कर सकते हो उनको खुश कर दो ताकि उनका वोट बैंक मिलते रहे। फिर बाद में 95 में एक वो रिपील करके जो 1954 का वक्फ बोर्ड का एक्ट था उसको रिपील करके इन्होंने नया एक्ट बना दिया। उसके अंतर्गत जितनी भी जहाँ पर भी वो वक्फ बोर्ड अपना ज़मीन पे कर दे कि ये हमारी है तो वो उनकी हो जाती थी। मतलब है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है डिफेंस आर्मी बाकी एयरफोर्स वगैरह के पास थी। सेकंड नंबर पे रेलवे और थर्ड नंबर पे वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी दी थी। कहीं पर भी वो मज़ार बना देते थे, बेशक नीचे लाश है कि नहीं, और उसको पूजना शुरू करते तो वो एरिया पूरा इनका वक्फ बोर्ड का हो जाता था। और तो जब 2014 मार्च में जब मनमोहन सिंह सरकार जाने वाली थी तो उनको आचार संहिता एक इशू करते हैं 10 दिन कुछ घंटे पहले, इलेक्शन से कुछ दिन पहले करते हैं। तो 5 घंटे पहले इन्होंने 10 मार्च 2014 में 123 प्राइम प्रॉपर्टीज, जिसमें कि कनॉट प्लेस में भी कुछ थी, कुछ वेस्टर्न कोर्ट जो जनपद पे है, अशोका रोड, हार्डिंग, मिंटो ब्रिज, और बड़े बड़े प्राइम एरियाज में जिनकी आज उस टाइम की कीमत 150 करोड़ के करीब है, वो सारी वक्फ बोर्ड को दे दी। और पूरे देश में जहाँ पर भी वक्फ बोर्ड हाथ रख दे, और बेचारा कोई जो जिसकी ज़मीन को कब्जा करते हैं वो चैलेंज भी नहीं कर सकता कोर्ट में, और वही ट्रिब्यूनल जो है वक्फ बोर्ड की वही डिसाइड करेगी कि क्या सही है या गलत है। तो इस तरह से पूरा का पूरा इन्होंने मतलब है कि इतनी ज़्यादा पावर दे दी वक्फ बोर्ड को कि हद से ज़्यादा पावर दे दी गई, और कहीं भी वो ज़मीन कब्जा कर सकते थे। एक थोड़ी अच्छी बात भी हुई नरसिम्हा के टाइम पे कि पंजाब में जो मिलिटेंसी थी, मिलिटेंसी अपने चरम पे थी, जो कि 83-84 में शुरू हुई थी, और वो उस टाइम काली गवर्नमेंट भी आई थी पावर में, लेकिन इन्होंने नरसिम्हा राव ने वहाँ प्रेसिडेंट रूल करके और केपीएस गिल को आईजी बना के जैसे न कैसे, मतलब है कि ह्यूमन राइट्स की परवाह नहीं करो, जो है मारो ख़त्म करो, इस तरह से मिलिटेंसी को काफ़ी हद तक ख़त्म किया गया। इसका क्रेडिट नरसिम्हा राव को जाता है। अब जैसे बाकी चीज़ें गवर्नमेंट तो इनकी ऑन द होल ठीक थी, लेकिन वही जो इनका कांग्रेस की जो करप्शन भी है, अपीजमेंट पॉलिसीज, ये वो चलती रही। और उसकी अर्जुन सिंह की अपनी कॉन्स्पिरेसी भी चलती रही कि कैसे न कैसे नरसिम्हा राव को गिराया जाए, लेकिन ये काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे तो पूरे कर ही लिए उन्होंने 5 साल। आज हम बस यहीं समाप्त करते हैं, और मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। और आपका नमस्कार, धन्यवाद।